हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एवन केमिस्ट वाला आज आपके पास एक नई डिसीज़ को लेके आया है, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है। और अगर निमोनिया के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको ये मेरी लॉन्ग वीडियो देखनी पड़ेगी। तो निमोनिया बेसिकली है क्या? निमोनिया जो हैगा, निमोनिया हमारा एक इन्फेक्शन है जो कि लंग्स में होता है। और उस इन्फेक्शन के होने के कारण हमारे लंग्स में सूजन हो जाती है और इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसे इन्फ्लामेशन एंड सूजन बोलते हैं। ये एक इन्फेक्शन के द्वारा हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। और जो हमारे स्मॉल एयर सैक्स होते हैं, स्मॉल एयर सैक्स को बोल सकते हो आप, कि जो छोटे छोटे एल बिल होते हैं हमारे वो लंग्स में, तो छोटे छोटे उसमें सैक्स होते हैं, वो एयर सैक्स होते हैं, जिसमें से हवा जो ऑक्सीजन होती है हमारी, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एक्सचेंज होती है, वो एयर सैक्स की वजह से होती है, ठीक है। उसको हम एल्वोलाई बोलते हैं। जो स्मॉल स्मॉल एयर सैक्स होते हैं उसको हम एल्वोलाई बोलते हैं। और उस एल्वोलाई में एयर सैक जो होते हैं वो, उसमें इन्फेक्शन इस तरह से हो जाता है क्योंकि जो एल्वोलाई होती है उस एल्वोलाई के अंदर हमारा म्यूकस इकट्ठा होने लग जाता है। अब ये म्यूकस के बारे में तो हम अभी आगे बात करेंगे। तो ये जो निमोनिया एक इन्फेक्शन है, इसको हम आरटीआई भी बोलते हैं। आरटीआई इन्फेक्शन होता है। तो आरटीआई बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इस केसेस में हमें बहुत सारा इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमें घबराहट भी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ये सब दिक्कतें हमको होती है। जो एल्वोलाई होता है, एल्वोलाई छोटी छोटी एल्वोलाई होती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उन एल्वोलाई के अंदर म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। म्यूकस मतलब कफ होता है वो। और उस कफ के कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऑक्सीजन आप सांस नहीं ले पाएंगे, ज़्यादा सांस नहीं ले पाएंगे क्योंकि कफ भरा हुआ है। तो एयर एक्सचेंज कहाँ से होगी जब एल्वोलाई ही डिस्टर्ब है? एल्वोलाई में इस छोटे छोटे पोर्स लाइक छेद होते हैं, उसी छेद में से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में एक्सचेंज होते हैं, जिससे हम सांस ले पाते हैं। और उसी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स में, जो हमारी खून की नसें हैं, नसों में भी ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, ठीक है। वो बाकी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, हार्ट तक भी ले जाता है, हार्ट से बाकी ऑर्गन्स तक जाती है। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत अहम रोल करता है, ठीक है। और निमोनिया किन कॉज की वजह से होता है? ये बैक्टीरिया की वजह से भी होता है। निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, फंगस की वजह से भी होता है, और वायरस की वजह से तो होता ही होता है, ठीक है। तो यही है। निमोनिया में क्या है कि तीन चीज़ इसमें मेन चीज़ होती हैं, जैसे कि आपका एक तो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंगी होता है। इन तीन वजह से हो सकता है। और जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस जो है उस बैक्टीरिया का नाम है जिस वजह से ये निमोनिया हमको होता है। इसको हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बोलते हैं। और हम उसको निमोनियोकोकस भी बोल सकते हैं, क्योंकि निमोनिया इसी नाम से इस डिसीज़ का नाम पड़ा है, ठीक है। ये वायरस की तरह दिखता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैंगे निमोनोकोकस कैसे दिखता है। बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ठीक है। और जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से भी हमको निमोनिया हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो उसकी वजह से भी हमें हो जाता है। उसको ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हैं, कॉल्ड एज फ्लू। वो फ्लू के नाम से जाना जाता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। जब भी इन्फ्लुएंजा वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसे हम फ्लू के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आरएसवी वायरस भी एक होता है, रेस्पिरेटरी क्या बोलते हैं इसको, साइनिसाइटल वायरस बोलते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी साइनिसाइटल वायरस बोलते हैं। ये भी हमको निमोनिया होने में बहुत बहुत बड़ा रोल करता है। इस वजह से हमको हो जाता है। तो ये सब वायरसेस हैं जिसकी वजह से हो जाता है। और जो वो कोविड जो कोविड-19 का वायरस था, COV2, ये उसका कोड नंबर है। कोविड-19 वायरस का जो वेरिएंट है तो COV2 था। तो उस वजह से भी हमको वायरस हो जाता है, ठीक है। और उस वायरस के एंटर करने से हमको, क्योंकि कोविड के केस में भी हमको ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिली थी, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, यही सिम्टम्स थे। उसमें खांसी आता था, फीवर आता था, जुकाम होता था, बदन दर्द होता था,
ये सब सेम सिम्टम्स इसके इन्फ्लुएंजा के भी थे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे जब भी इन्फ्लुएंजा हमको होता है, ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखें तो हमें हेडेक शुरू होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख लगना बंद हो जाता है, भूख ही नहीं लगती उस टाइम पे। मूड स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स बोले तो चिड़चिड़ापन होता है, कभी ठीक मन हो जाता है, 2 मिनट बाद फिर चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई कुछ बोल देता है तो उसमें भी हमको गुस्सा लग जाता है। ये सब निमोनिया के केस में होता है। और वस्कुलर देखें तो हम वस्कुलर सिस्टम को देखें तो हमारा बीपी हमेशा लो हो जाता है निमोनिया के केस में, ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाता है, ठीक है। और हार्ट के देखें तो हार्ट रेट हमारी बढ़ जाती है, बीपी अब हार्ट रेट हमारा बढ़ जाता है। दिल के हार्ट की जो बीट्स रहती हैं 72 नॉर्मल बीट्स होती हैं, फिर उसके ऊपर जाता है तो वो हार्ट रेट हाई हो जाता है काफ़ी। और गैस्ट्रिक में नोजिया वॉमिटिंग में हमको उसमें होता है, क्योंकि जब कफ बना है तो नोजिया तो होगा, सीधी बात है। तो नोजिया वॉमिटिंग और जॉइंट्स पेन रहता है निमोनिया में। ये सब सिम्टम्स है निमोनिया के। सिस्टमेटिक हाई फीवर रहता है, चिल्स ठंड लगती है और फिर बुखार ज़्यादा रहता है। और लंग्स में देखो तो कफ रहता है, स्पूटम होता है, बलगम बहुत ज़्यादा बनता है बॉडी में हमारे। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, सांस लेने में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे एल्वोलाइज में और एयर सैक जो होते हैं हमारे एल्वोलाई के अंदर, उसमें हमारा म्यूकस भरा होता है, जिसको हम बलगम भी बोलते हैं, कफ बोलते हैं वैसे तो नॉर्मली से लोकल लैंग्वेज में उसको बलगम बोलते हैं। तो बलगम काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और लास्ट जो चेस्ट पेन भी होता है, क्योंकि सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए चेस्ट में, क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो है ही, निमोनिया रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ही, तो ये चीज़ है। और फैटिक थकान सा महसूस होता है, कमजोरी लगती है, एचिंग होता है और एचेस भी होते हैं, क्योंकि पूरी शरीर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। उस दर्द को हम ना तो डिफाइन कर सकते हैं, ना तो किसी को मतलब समझा नहीं सकते उस दर्द को। उस दर्द को जो पेशेंट है निमोनिया का वही समझ सकता है। उसको सर दर्द होगा, बुखार होगा, ठंड लगेगी, सीने में दर्द होगा और कमज़ोरी लगेगी, बदन पूरा दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होता है, उसको वॉमिटिंग होती है, हार्ट रेट और धड़कनें बढ़ जाती हैं, बीपी हमेशा लो रहता है, कमज़ोरी रहेगी, चक्कर आएगा। ये सब सिम्टम्स होते हैं निमोनिया के। और निमोनिया का एक और सिम्टम होता है, देख तो नॉर्मल एल्वोलाई होती है, जो आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हो, नॉर्मल एल्वोलाई है हमारी, ठीक है। और निमोनिया वाली एल्वोलाई में आप देखो स्क्रीन पे, उसमें कफ जमा हो, जो ब्राउनिश कलर में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तो ब्राउनिश कलर का वो कफ हैगा, जो ब्राउनिश कलर में आपको दिख रहा है वो कफ है। तो उस कफ की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एयर सैक विद जिसमें कफ भरा है ना, वो एयर सैक है। और जो एयर सैक मतलब खाली जगह जहाँ पे हवा भरती है, और उस पूरे को हम एल्वोलाई बोलते हैं, ठीक है। उसमें म्यूकस भरा है, इस वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। और जो विंड पाइप होती है, विंड पाइप से सांस लोगे एल्वोलाई में जाएगी, ठीक है। नाक से चाहे मुंह से सांस लोगे तो वो एल्वोलाई में जाएगी। और देख सकते हो आप स्क्रीन में, इन्फ्लामेशन भी हो रखी है एल्वोलाई में, जो एल्वोलाई है हमारी उसमें सूजन भी हो रखी है और म्यूकस भी काफ़ी भरा हुआ है। और हेल्थी एल्वोलाई हमारी ऊपर है, देखो ब्रोंक्यूल्स हमारे क्लियर हैं, और एयर सैक्स में भी ऊपर क्लियर है, उसमें कोई भी म्यूकस नहीं जमा, बस नीचे वाले में येलोइश कलर में आप देख सकते हैं म्यूकस भरा हुआ है। तो सांस लेने में प्रॉब्लम तो होगी। और जो एक एक्सरे भी आपको दिख रहा होगा, या पहले ही दिख रहा होगा स्क्रीन पर स्टार्टिंग करते हुए वीडियो में, उसमें कॉर्नर पे एक इन्फेक्शन वाइटिश कलर में जो भी दिख रहा है आपको, वो इन्फेक्शन है पूरा हार्ट में, ठीक है। और इसकी कुछ डायग्नोसिस होती है। डायग्नोसिस हम कहें तो एक CBC की जांच होती है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है। उसमें ब्लड में जितना भी इन्फेक्शन होता है वो सब काउंट हो जाता है। अगर प्लेटलेट डाउन है तो वो भी आ जाता है, खून कम है वो भी आ जाता है, RBC कम है वो भी आ जाता है, WBC कम है वो भी आ जाता है, और आपका वाइट ब्लड सेल में कमी है तो वो भी आ जाता है, ठीक है। और CRP एक टेस्ट होता है, जिसको ब्लड CRP टेस्ट बोलते हैं। इसमें भी हमारा कंफर्म हो जाता है कि निमोनिया है कि नहीं, ठीक है। और एक डायग्नोसिस इसमें होता है, ब्लड में एक HSCRP हमारे ब्लड में होता है, जिसके लिए हम CRP टेस्ट कराते हैं। तो HSCRP एक क्वांटिटी है जो कि ब्लड में पाया जाता है, और इसके 3 वेरिएंट्स होते हैं। अगर एडल्ट्स में ब्लड के अंदर 1 लीटर खून के अंदर अगर 1.0 मिलीग्राम पर लीटर पे अगर हमको इससे कम अगर HSCRP पाया जाता है तो ये लो रिस्क है, मतलब निमोनिया का लो रिस्क है, मेडिसिन से ठीक हो सकता है ये। और दूसरे केस में देखें तो 1.0 to 3.0 मिनिमम, अगर इतना यहाँ से यहाँ तक
HSCRP होता है तो ये हमारा मॉडरेट है, मतलब इसको लो रिस्क भी नहीं बोल सकते, मतलब मीडियम रिस्क है। मेडिसिन से ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हालत ज़्यादा भी ख़राब हो सकती है और बिल्कुल रिकवर भी हो सकता है इस केस में, जब 1 से 3 के बीच में रहेगा। 1 लीटर में 1 से 3 के बीच में HSCRP रहेगा। HSCRP जब हमारा 1 से 3 के बीच में रहेगा तब ये मॉडरेट है, और जब 1 से नीचे रहेगा तब ये लो रिस्क पे है। जब ये 3 से 10 के बीच में रहेगा तो ये सीवियर प्रॉब्लम करेगा, हाई रिस्क होता है फिर ये। और हाई रिस्क में क्या होता है कि हाई रिस्क में तो सीधा हॉस्पिटलाइज का ही सजेशन देते हैं, और आपको स्क्रीन दिख जाएगी, जो भी मेरिट्स दिखाए हैं आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो एक लास्ट में हमारा जो होता है एक स्पूटम जांच होती है, जो हमारा बलगम होता है उस स्पूटम को, जिसको हम कफ बोलते हैं और नॉर्मल लैंग्वेज में उसको बलगम बोलते हैं, तो वो बलगम हमारा जांच होने के लिए लैब में जाता है। स्पूटम सैंपल ऑब्टेन करते हैं हम कफ के द्वारा। कफ से जो भी हमारा जो म्यूकस हमारा एल्वोलाई में जमा है उसको खांसते वक्त वो बलगम बाहर आता है। उस बलगम को क्या होता है हम लैब में टेस्ट होने के लिए भेजते हैं, लेबोरेटरी में एग्जामिन होते हैं, उसको स्पूटम कल्चर टेस्ट बोलते हैं। जब भी बलगम हम देते हैं किसी भी डॉक्टर के पास या लैब में देते हैं तो लैब में उस बलगम को हम स्पूटम बोलते हैं, उस स्पूटम की जांच होती है, उसको स्पूटम कल्चर टेस्ट बोला जाता है। तो उसमें कंफर्म हो जाता है कि इस पेशेंट को निमोनिया है कि नहीं। और दूसरा डायग्नोसिस ये होता है कि उस डायग्नोसिस में हम जो हमारा ऑक्सीमीटर होता है उस ऑक्सीमीटर को हम उसके जो पेशेंट होता है उसके नाखून पे लगा के देखेंगे, छोटी उंगली होती है उसमें लगा के देखेंगे, तो उसमें ऑक्सीजन लेवल उसका आ जाएगा। 98 नॉर्मल होता है, 98 से अगर 95 है तब तो बहुत दिक्कत वाली बात है, 92 भी है तो दिक्कत वाली बात है। 98 बहुत ज़रूरी है, अगर 90 से नीचे जाता है तो वो बंदा उस बंदे को या पेशेंट जो है हमारा, उस पेशेंट को हम उसको वेंटिलेटर पे रखते हैं, सजेस्ट करते हैं, ठीक है। और कुछ ट्रीटमेंट होते हैं निमोनिया में, जिस निमोनिया में हम मेडिसिन दे सकते हैं। एक तो प्रॉपर रेस्ट, निमोनिया जब भी किसी पेशेंट को होगा उसको पूरा रेस्ट देंगे, उसको कभी भी, क्योंकि थकान तो रहेगा, फैटिगनेस उसको रहेगी और बॉडी में कमजोरी रहेगी, हेडेक होगा, बुखार आएगा, ठंडी लगेगी, वॉमिटिंग होगी, कफ जमेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, चेस्ट पेन होगा, ये सब प्रॉब्लम तो रहती है निमोनिया के पेशेंट्स को, ठीक है। तो कुछ एंटीबायोटिक से भी हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और रेस्ट इसमें सबसे अच्छा रोल प्ले करता है। रेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, पेशेंट को बिना रेस्ट के वो रिकवरी करना बहुत टफ पड़ जाता है, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा मॉडरेट कैसे, जैसे हमारा HSCRP जो टेस्ट था, HSCRP का लेवल अगर 3 से 10 के बीच में है तो वो बहुत सीवियर कंडीशन है। उस कंडीशन में पेशेंट को आपको हॉस्पिटलाइज कर देना है और हॉस्पिटल लेके जाना है। कभी भी किसी भी मेडिसिन के भरोसे तो मत रहो, ठीक है। उसमें बस पेरेंटल डोज होती है जो कि हॉस्पिटल में ही सूटेबल होता है, ठीक है। और पानी इसमें बहुत पीना चाहिए, ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। निमोनिया जब भी किसी को पानी बहुत पीना है, नॉर्मल पानी बहुत पीना है, गुनगुना करके पानी डेली पीना है, बहुत पीना है, क्योंकि बीपी इसमें लो हो जाता है निमोनिया के केस में हम देखें तो उसको एकदम रखना है, ठीक है। और फ्रूट्स आप ले सकते हो, ज़्यादातर फ्रूट जूस पियो, जूस पी लो अगर कुछ खाया नहीं जाता, क्योंकि भूख लगना नहीं है। निमोनिया में अपटाइट ग्रोथ तो डिक्रीज हो जाती है, भूख तो लगती नहीं है, तो अगर भूख नहीं लगी तो ताकत नहीं आएगी, तो उस भूख ना लगने पे आप उसको ले सकते हो, जूस पी सकते हो। जूस क्योंकि आपका खाने की कमी को पूरा करेगा और आपकी प्लेटलेट जो डाउन रहेगी उसके लिए आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, एक कोकोनट वाटर सुबह, एक कोकोनट वाटर शाम को, क्योंकि दोनों लेना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सीधी बात है। वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हॉस्पिटलाइज का केस तो बन ही जाएगा। और आप काढ़ा भी बना सकते हो, हर्बल काढ़ा बहुत अच्छा रोल करता है म्यूकस को निकाल, जो म्यूकस हमारा कफ है जिसको हम बलगम बोलते हैं, बलगम को काढ़ा आपको अच्छी तरह निकालेगा अगर आप काढ़ा पी लेते हैं तो निमोनिक। और हर्बल की कुछ रेसिपी बता देता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी उस हर्बल काढ़े की रेसिपी। जिसे 2 कप पानी लेना है आपको, 1 इंच का जिंजर ले लेना है, ठीक है, और 4-5 क्लोव ले लेते हैं जिसको हम वो लौंग बोलते हैं, क्लोव के दाने ले लेने हैं 5, और 6 ब्लैक पेपर ले लेनी है, 5-6 तुलसी की पत्तियां ले लेनी है, और हाफ हनी ले लो, 1 चम्मच ले लो, 1 चम्मच या आधा चम्मच हनी ले लो, ठीक है। अगर गले में चुभनपन है तो 1 चम्मच ले लो या 2 चम्मच ले लो, ठीक है। 2 इंच का सिनेमन स्टिक ले लो और मुलेठी ले लो, मुलेठी
इन सबको पीस के ये रेसिपी आपको दिख जाएगी स्क्रीन पे काढ़े की। ये गले में बहुत फ़ायदा करता है, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और इनहेलेशन के लिए, स्टीम इनहेलेशन के लिए एक इजी ब्रेथ नाम से सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स आती हैं। उस कैप्सूल को फोड़ के आप पानी में डाल लो और टॉवल को ऊपर रख के आप उसको इनहेल कर सकते हो। तो आपको बहुत अच्छा, जो भी आपकी नोज़ बंद है, नाक पूरी बंद है कि सांस नहीं ले पा रहे कफ की वजह से, और चेस्ट में पेन हो रहा है, तो ये चेस्ट तक जाएगा तो वो म्यूकस को खोल देगा। जो म्यूकस है उसको थोड़ा रिलीज़ कर देगा, मेल्ट कर देगा, जिससे कि आपको थोड़ा राहत मिलेगी। ठीक है, तो इजी ब्रेथ नाम से आता है ये। इसमें मेंथोल भी होता है और टर्पनियोल भी ऑयल होता है, क्लोरथाइमोल होता है, कॉम्फर होता है और एकोल एसाइल टस होता है, सॉफ्ट जेल। मतलब इसमें मेंथोल तो ठंडक होती है, क्योंकि इसको लोगे तो आपको ठंडक गले में भी मिलेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें होती है। और अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट करें, जिसको हम देसी इलाज बोलते हैं, तो देसी इलाज में तो आपका एक ये आता है, सुदर्शन घनवटी आता है। इसको आप ले सकते हो, इसको आप बीडी चला सकते हो। 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद। ठीक है, बैद्यनाथ का भी आता है और झंडू का भी आता है, झंडू कंपनी जो है उसका भी आता है। तो निमोनिया में काफ़ी रिजल्ट मिलता है, और डॉक्टर के थ्रू एडवाइस के ही लेना मेडिसिन। और आप गिलोय घनवटी ले सकते हो, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए गिलोय ले सकते हो आप। गिलोय पतंजलि का भी आता है, झंडू का भी। और कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे गले में बहुत दर्द होता है, चुभन होती है गले में, और कुछ खाया नहीं जाता, गटका नहीं जाता, तो उसके लिए आप एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट ले सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। एजिथ्रो 250 mg, 500 mg डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं। इसको 1 टैबलेट ओडी लेते हैं बस। ठीक है, और एजिथ्रोमाइसिन 250 mg ले सकते हैं। इसको बीडी लेते हैं सुबह शाम। बीडी सुबह शाम होता है, ओडी मतलब रात में। ठीक है, 250 mg सुबह शाम ले सकते हो, और जो 500 mg होता है उसको बस एक टाइम पे ही लेना होता है। ठीक है, ये थॉरेट इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी एंटीबायोटिक होती है। और सेफाड्रॉक्सिल भी ले सकते हो, सेफाड्रॉक्सिल निमोनिया में काम करा जाता है। और ये 500 mg का टैबलेट होता है, डॉक्टर के एडवाइस के थ्रू, डॉक्टर जैसे एडवाइस करते हैं। जैसे ओडी चलाएंगे तो ओडी लेना है, वीडी चलाएंगे ओडी। ये एक एंटीबायोटिक है, इसका बहुत अच्छा रोल होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, म्यूकस को काफ़ी ड्राई करके बाहर निकाल देगा। और ये टैक्सीमो CV 200 mg ये भी आप ले सकते हो। सेफिक्सिमा पोटाशियम कोलिनेटेड, ये डॉक्टर के एडवाइस के थ्रू आप इसको बीडी भी चला सकते हो और ओडी भी ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू कंडीशन डॉक्टर डिसाइड करता है आपके लिए। सो डॉक्टर की हेल्प की वजह से ही लिए, जैसे वो प्रिस्क्राइब करेंगे वैसे लेना है। ये एक RX मेडिसिन है, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है। और ओफ्लोक्सासिन ओरोनिडाजोल भी ले सकते हो अगर पेट में भी इन्फेक्शन है, चुभन हो रही है, खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ ऐठन हो रही है पेट में, तो ये ओफ्लोक्सासिन ओरोनिडाजोल की टैबलेट भी ओफ्लोमैक ओजेट के नाम से आता है, स्क्रीन पे आप दे सकते हो। इसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और अगर पेट में बहुत ज़्यादा ऐठन है, कुछ पच नहीं रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम है, तो इस केस में भी आप मोनोसेफ नाम का इंजेक्शन ले सकते हो। मोनोसेफ नाम का इंजेक्शन आपको दिख रहा होगा, सेफ्ट्राइएक्सोन होता है, इसको IV लगाते हैं। और पैरासीटामोल तो 3 टाइम आप चला सकते हो, 3 से ज़्यादा टाइम चलाओगे तो आपके पेट में अल्सर कॉज कर सकता है। तो क्योंकि पैरासीटामोल और कोई भी पेन किलर अगर आप ज़्यादा खाते हो तो आपको नुकसान ही करेगी, आपके लीवर और किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो डॉक्टर जितनी डोज बताए आप उसी को ले सकते हो। पेन किलर मैक्सिमम आप TDS ले सकते हो 3 बार दिन में, और पैरासीटामोल भी मैक्सिमम आप 3 बार ले सकते हो 5-5 घंटे पे। इससे ज़्यादा लोगे तो आपको नुकसान कर देगी। आइब्रूफेन जो होती है, आइब्रूफेन भी पेन किलर का काम करती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, 400 mg की टैबलेट है। इसको भी TDS खा सकते हैं। ठीक है, और ओमीपैराजोल जो कि गैस का इंजेक्शन है, इसमें डोम्पेरिडोन भी, डोम्पेरिडोन वॉमिटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंटी वॉमिटिंग ड्रग है और एंटी गैस्ट्रिक ड्रग ओमेप्राजोल है, तो इसको ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्राइब। विटामिन C का कैप्सूल ले सकते हैं, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जिंकोविट मल्टीविटामिन है, आप ODs को ले सकते हैं रात को दूध के साथ या पानी के साथ, जैसे भी डॉक्टर आपको बोले। डेक्सामिथासन एक स्टेरॉयड है जो कि आप ले सकते हैं अगर बहुत केसेस में, 0.5 मिनिमम डोज है, इसको आप ले सकते हैं। और स्टेरॉयड क्या होता है, कभी कभी देना ज़रूरी पड़ जाता है, तो इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है, नहीं झेल पाता, तो इसलिए हम डेक्सामिथासन देते हैं। ठीक है,
और अस्थालीन ले सकते हो जिसमें सल्फाविटामॉल सल्फेट होता है। अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है, और इसको लेने से क्या होता है, सांस का प्रॉब्लम हट जाता है। लेकिन अगर किसी को सांस का प्रॉब्लम है तो वो तो लाइफ टाइम रहेगा, मेडिसिन उसकी लाइफ टाइम चलेगी। बट ये निमोनिया की केस पे बात करते हैं। और लिवोलिन नाम का एक लीवोसल्ब्यूटामॉल सॉल्ट होता है, लिवोलिन नाम का रेस्प्यूल आता है, इसको नेबुलाइजर में डाल के इसको इनहेल किया जाता है सांस लेने में जब भी प्रॉब्लम होती है। और निमोनिया के केस में कफ तो जमता ही है, ठीक है। तो ये सब केसेस होते हैं। ये कुछ मेडिसिन है जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगी, इसको आप ले सकते हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना है, शेयर करना अपने दोस्तों में। और निमोनिया मैंने काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन करा है आपको, और सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी। एंड थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे। थैंक यू सो मच। आपका इवन केमिस्ट वाला मेरा चैनल DRX अभिषेक शर्मा के नाम से आपको मिल जाएगा। और नई इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी नई मेडिसिन या डिसीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो जल्दी बनाऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।